हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं कॉस्टिंग के बारे में, जिसमें हमने लास्ट जो सेशन में जितनी भी चीजें पढ़ी है उसको फटाफट से 2 से 5 मिनट में रिवाइज करेंगे और उसके बाद नई चीजें पढ़ने वाले हैं। हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे। सीएमए फाउंडेशन के लिए मैं ओल्ड बुक से पढ़ा रहा हूँ, बट ये सेशन जो है वो न्यू सिलेबस वाले भी पढ़ सकते हैं। न्यू में भी काफी सारी चीजें, लगभग 70 to 80% चीजें सेम है, कुछ चीजें नई जरूर से ऐड हुई है। ठीक है, बट ये वाली चीजें आपको जरूर से काम में आ सकती है, जिसमें मेमोरी टेक्निक के साथ साथ आपको बहुत बेहतरीन तरीके से एकदम सिंपल वे में मैं आपको सिखा रहा हूँ। अगर आपको फुल अकाउंटिंग फ्री में चाहिए तो आप जरूर से स्टडी बडी क्लब एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए और सीएमए फाउंडेशन की बैच ज्वाइन कर लीजिए। कैसे करनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी चीजें दी है, तो उसे एक बार जरूर से देख लीजिए। अगर आपको ये सेशन अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक जरूर से करिए, एक प्यारी सी कमेंट जरूर से करिए। एंड यस, 5 स्टार रेटिंग भी आप दे सकते हो प्ले स्टोर पे, एंड एक अच्छा सा रिव्यू भी आप जरूर से दे सकते हो। सो यस बेटा, चलिए भैया पढ़ाई करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और न्यू सिलेबस के लिए देखो भैया, यहाँ पे मैंने कॉस्टिंग आपको अपलोड किया हुआ है। कॉस्टिंग आपको पता है थियरिकल पार्ट है। अगर आपको थियरिकल पार्ट में भी सॉरी, थोड़ा सा लेट हुआ क्या, सॉरी। अगर आपको थियरिकल पार्ट में भी अगर मजा आ रहा है, मतलब आपको अकाउंट पढ़ने में मेरे साथ बहुत मजा आने वाला है। काफी सारे सब्जेक्ट के काफी सारी चीजें आपको फ्री में मैंने अपलोड की है, आप उसे देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। ठीक है, अगर आप पेड के लिए जाना चाहते हो तो जरूर से जा सकते हो। बहुत बेहतरीन तरीके से मल्टीपल रिवीजन के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज भी कर सकते हो और मेरे से डायरेक्टली बात भी कर सकते हो। थोड़ा सा लेग हो रहा है क्या, मुझे एक बार देखने दो। लेट मी चेक, इतना लेग काहे हो रहा है। रुको, टेम्पररी फाइल्स को डिलीट कर देते भैया, ताकि एकदम स्मूथ चलने लग जाए। अगर कोई दिक्कत है तो भाई इसको, हाँ थोड़ा सा लेग हो रहा है। आई एम रियली सॉरी, इसको अभी बेयर कर लीजिए सिर्फ 2 मिनट के लिए, और फिर भैया ये टेम्पररी फाइल जैसे ही डिलीट हो जाएगी, लगभग सभी से ही हो जाएगा। चलिए, तो अभी लगभग 99.99% लेग नहीं होगा। ठीक है, अगर होता है तो आप मेरे को जरूर से कमेंट करके बताइएगा बेटा। चलिए बेटा, और बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्टिंग के बारे में। अपन ने देखा था, उसमें काफी सारे ऑब्जेक्टिव देखे थे। याद रखने के लिए मैंने आपको इस तरीके से कुछ ग्रुप बना के बताया था कि कैसे आप याद कर सकते हो। आपको याद होगा कि कॉस्ट के रिलेटेड 3 थे: कॉस्ट पर यूनिट, एनालिसिस एंड रिडक्शन। हाँ जी, ठीक चल रहा है एकदम से। उसके बाद हमने एमडी के लिए, मतलब मैनेजमेंट को डेटा चाहिए। मैनेजमेंट को क्या चाहिए? डेटा चाहिए। क्यों चाहिए? प्राइस फिक्सेशन के लिए चाहिए, प्लानिंग करने चाहिए के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए, फिनेंशियल डिसीजन लेने के लिए, राइट टाइम पे राइट इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए। ठीक है, फिर मैनेजमेंट और क्या क्या चीजें करता है भैया, उसको क्या हेल्पफुल रहता है? कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या क्या चीजें हेल्पफुल रहता है? प्रॉफिटेबिलिटी आइडेंटिफाई करने के लिए, फ्यूचर एक्सपेंशन पॉलिसी बनाने के लिए, और बोनस प्लान को बनाने के लिए। उसके बाद हमने देखा था ऑडिट 2 तरीके के होते हैं, एक इंटरनल ऑडिट एंड कॉस्ट ऑडिट के लिए भी कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्पफुल रहता है। तो अगर अपन ने बात करी थी बेटा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के बारे में, तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे मैंने 70% ऑब्जेक्टिव यहाँ पे कवर कर लिए थे, 70 to 80% इतने बाइफर्केशन करके, तो ये बहुत इजीली आपको याद रह जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो। ये मैंने आपको लिखने के लिए भी बोला था, आई होप आपने लिख भी लिया होगा। इसके बाद बेटा अपन बात करते हैं यहाँ पे एडवांटेज के बारे में। तो एडवांटेज अपन ने देखा था, बहुत इजी तरीके से अपन ने समझा था। देखो, एडवांटेज में पहला था कि प्रॉफिटेबल अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटी को पता चलता है, ताकि आप उसे चालू रखो या बंद कौन सी एक्टिविटी करना है वो। आप एफिशिएंसी को मेजर कर सकते हो। ठीक है, आप इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हो भैया, टेंडर प्रोवाइड कर सकते हो पास्ट इंफॉर्मेशन के हिसाब से। फ्यूचर प्रोडक्शन दे सकते हो, फ्यूचर प्रॉफिट देख सकते हो, प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, उसके साथ साथ आप कंपेयर कर सकते हो कॉस्ट को डिफरेंट डिफरेंट पीरियड के। आप रीजन आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्यों प्रॉफिट बढ़ रहा है, क्यों कम हो रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ आप फिनेंशियल स्ट्रेंथ एंड क्रेडिट वर्थिनेस, इन्वेस्टर एंड क्रेडिटर जज कर सकते हैं, ताकि वो आपको मतलब इन्वेस्ट कितना करना है या आपको कितना क्रेडिट पे देना है वो डिसाइड कर सकते हैं। कस्टमर को हेल्पफुल रहता है, गवर्नमेंट को हेल्पफुल रहता है, कितना ड्यूटी लगेगा वो सब चीजों के लिए। एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब बहुत तगड़ा तरीके का पॉइंट था, थोड़ा अलग था, हटके था। अगर आपको एफिशिएंसी जानना है पब्लिक एंटरप्राइज का, पब्लिक एंटरप्राइज ऐसी एंटरप्राइज जो गवर्नमेंट रन कर रही है और उसका मेन पर्पस प्रॉफिट का नहीं है, तो ऐसी एंटरप्राइज को अगर आप प्रॉफिट को कंपेयर करके एफिशिएंसी देखोगे तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि मोटिव ही नहीं है प्रॉफिट का। तो हो सकता है कभी कभी अलग हो, कभी ज्यादा हो, कभी कम हो।
बट हाँ, अगर आपको एफिशिएंसी देखना है पब्लिक एंटरप्राइज का, तो आपको उसकी कॉस्ट देखनी चाहिए कि कॉस्ट जहां पे कम आ रही है वहां पे आप क्या हो भैया, आप ज्यादा एफिशिएंट हो। उसके बाद बेटा अपन ने देखा था, आ जाइए, उसके बाद हमने देखा था कॉस्टिंग हेल्पफुल टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को कैसे हेल्पफुल रहता है उसके बारे में अपन ने बात किया था। प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोलिंग, ये तीन चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके ऊपर अपन ने देखा था कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे याद रखने, 24 to 24 भैया, इसमें से 2 MCQ आपके बन सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है, 2 या उससे ज्यादा भी पूछे जा सकते हैं, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो इसको पूरा का पूरा याद कैसे रखना है, ऑलरेडी एक सेशन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हो तो ये मैंने बाद में ही अपलोड किया होगा, वो अपलोड करने के बाद, तो वो भी आप जरूर से देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिए, काफी सारी चीजें आपको वहां से मिल जाएगी। और लाइव वाले इसके बाद में आपको ये करवाने वाला हूँ, ठीक है, जो पेड वाले अभी कर रहे हैं मेरे को पता है ये बाकी है, बट जो अपलोड करूंगा तब मैं पहले ये करूंगा। तो अगर आप ये सेशन देख रहे हो मतलब ये अपलोड हो चुका है रिकॉर्डेड वालों के लिए, ठीक है, तो ये जरूर से देख लेना, बहुत तगड़ी वाली चीज है। 24 to 24 आपको विद इन 10 मिनट्स में सारी चीजें याद रह जाएगी। तो आपको एमसीक्यू बनता है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये आपके एकदम से रोकड़े मार्क्स है। इसके बाद बेटा आज अपन बात करने वाले थे, अ गुड सिस्टम ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सर्व्स द मैनेजमेंट, अ गुड सिस्टम ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सर्व्स द मैनेजमेंट। भैया एक अच्छी कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम मैनेजमेंट को क्या किस तरीके से हेल्पफुल रहती है, वो अपन यहाँ पे बात करने वाले, क्या क्या चीजें प्रोवाइड करती है उसके बारे में बेटा अपन बात करने वाले। देखो कुछ चीजें रिपीटेटिव होगी तो वो चीजें शायद मैं आपको डेप्थ में उतना ना समझा पाऊं, क्योंकि वही चीजें अपन बार बार कितनी बार बात करेंगे, ठीक है। तो आपका जो सीएमए फाउंडेशन का कॉस्टिंग है, सेम चीज काफी टाइम रिपीट हो रही है, ठीक है। और मैं ना एक वर्ड भी आता है तो उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो फिर आगे जाके एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं रहती। क्लासिफिकेशन एंड सबडिविजन ऑफ द कॉस्ट, कॉस्ट आर कलेक्टेड एंड क्लासिफाइड बाय वेरियस वे। देखो ये भी अपन ने पढ़ा था, हाँ भैया पढ़ा था। क्लासिफिकेशन कैसे मैनेजमेंट को हेल्पफुल रहता है वो अपन देखने वाले हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग की अगर सिस्टम अच्छी है तो आपकी कॉस्ट आर collected and classified by various way in order to provide the information to management for control purpose। कंट्रोल पर्पस के लिए मैनेजमेंट को क्या करता है, क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एंड टू एसरटेन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच एरिया, और हम हर एरिया की प्रॉफिटेबिलिटी आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इट अनेबल अ कंसर्न टू मेजर द एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को मेजर कर सकते हैं एंड देन टू मेंटेन एंड इंप्रूव इट, अगर अच्छी है तो उसको मेंटेन करो, अगर खराब है तो उसको इंप्रूव करने के लिए। इट अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज आर डिस्क्लोज, उसको डिस्क्लोज करते हैं और स्टेप लेते हैं, स्टेप टेकन कैन बी टेकन टू मेक एन इंप्रूवमेंट इन दोज एक्टिविटीज, उसमें इंप्रूवमेंट लाने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेप लेते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, कॉस्ट आर कलेक्टेड एंड क्लासिफाइड, कलेक्टेड एंड क्लासिफाइड to provide information to management for a control, to ascertain the profitability, ठीक है, to measure the efficiency, ठीक है, to maintain and improve it, उसको मेंटेन करना है, इंप्रूव करना है, ठीक है। अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज को क्या करेंगे भैया, स्टेप्स कैन बी टेकन, ठीक है, स्टेप लेंगे उसको इंप्रूव करने के लिए। तो सबसे पहला एक अच्छी सिस्टम मैनेजमेंट को कैसे हेल्प करती है, क्लासिफाइड एंड सब डिविजन ऑफ द कॉस्ट, क्लासिफाइड और क्लासिफाइड डेटा को प्रोवाइड करती है, ठीक है। क्यों करती है, क्यों पर्पस है उसका, वो भी अपन ने देख लिया। सेकेंड वन इज अ कंट्रोल मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट, अगर आपका कॉस्ट ज्यादा लग रहा है तो आप उसे कंट्रोल कर पाओगे, क्योंकि आपको क्लासिफाइड वे में इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। आप क्या करोगे, आपको पता होगा कि रॉ मटेरियल में आपने जो डिसाइड किया उसे ज्यादा लग रहा है या लेबर में ज्यादा लग रहा है, तो वहां पे पास आपके पास अपॉर्चुनिटी रहती है कि आप क्या कर सकते हो। अगर लेबर की बात करें तो एफिशिएंसी बढ़ाने का सोचो, अगर आप रॉ मटेरियल की बात करें तो अल्टरनेटिव सोचो कि क्या उसका कोई अल्टरनेटिव अवेलेबल है, अगर है तो हम क्या करेंगे भैया, उस अल्टरनेटिव को यूज करेंगे। अगर आपकी जो मेन प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी चेंज नहीं हो रही तो, ठीक है, तो इससे अपन क्या करेंगे भैया, इससे अपन क्या करेंगे, कंट्रोल करना चाहेंगे लेबर मटेरियल एंड ओवरहेड एक्सपेंसेस को। एन एफिशिएंट चेक इज प्रोवाइडेड ऑन स्टोर एंड मटेरियल एंड स्टोर लेजर एंड मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट आर मेंटेन विच प्रोवाइड द इफेक्टिव चेक ऑन द स्टोर्स एंड मटेरियल यूज्ड इन अ बिजनेस, कितना मटेरियल यूज हुआ उसके बारे में आपको प्रोवाइड करता है सारी डिटेल। By adopting the maximum limit for stores, the total capital outlay in a control and total financial loss due to overstocking। अब देखो भैया बोल रहे कि अगर आपने ज्यादा स्टॉक रख लिया, ओवर स्टॉकिंग कर दिया, मतलब ज्यादा स्टॉक आप अगर रख रहे हो तो उसके कारण कितना लॉस हो रहा है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि भैया पेरिसेबल चीजें होती है या रॉ मटेरियल बिगड़ जाता है, ठीक है, तो उसका कितना लॉस हो रहा है, तो आप कहाँ पे वो कंट्रोल कर सकते हो, ओवर स्टॉकिंग कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, लॉस ड्यू टू ओवर स्टॉकिंग, ठीक है, और फिर क्या कहिए भैया, प्लानिंग द प्रोडक्शन अकॉर्डिंगली द अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल, मतलब मटेरियल जैसे अवेलेबल है उस हिसाब से अपना प्लान करिए प्रोडक्शन। फ्रेश स्टॉक कैन बी अरेंज इन अ टाइम, लॉस ड्यू टू केयरलेस और
पिल्फरेज और एनी अदर मिसचिफ, भैया अगर आप कोई केयरलेस या कोई चीज बिगड़ जाती है, ठीक है, या आप उसे अच्छी तरीके से हैंडल नहीं कर पाते, तो उसके सामने क्या करना पड़ेगा, स्टेप मे बी देयर ऑफ, मतलब उसके सामने आपको स्टेप लेना पड़ेगा रॉ मटेरियल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर कोई चीज़ अगर अच्छी लगती है जो हाईलाइट करने जैसी, तो अपन हाईलाइट करते हैं। हाँ देखो ये वाला, जॉब कार्ड फॉर अ वर्कलेस वर्कर्स डिस्क्लोज द लॉस इनकर्ड बाय द आइडल टाइम एंड इंडिकेट द डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो ये क्या बात कर रहे हैं भैया, आप जॉब कार्ड बना दो, मतलब कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं, ठीक है, सब चीजें आपको पता चलेगी, मतलब आइडल टाइम उनका पता चलेगा, अगर वो फैक्ट्री से बाहर जा रहे हैं और कितने टाइम पे वापस आ रहे हैं, अगर लंच के टाइम के लिए उनको 30 मिनट्स दी जा रही है, वो 1.5 घंटे में आ रहे हैं, आपको पता चल जाएगा भैया यहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है, तो वो आप क्या कर सकते हो, वो भैया यहाँ पे आप कवरेज कंट्रोल कर सकते हो। तो सबसे पहला एक तो क्लासिफिकेशन एंड सब डिविजन ऑफ द कॉस्ट, सेकंड वन कंट्रोल ऑफ मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट, फिर आते बिजनेस पॉलिसीज। Business policy may require the consideration of alternative method and procedure and is facilitated by cost information correctly presented। ठीक है, ये क्या कहता है, बिजनेस जब हमें पॉलिसी बनानी होती है तब अपने को अल्टरनेटिव पता होने चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया मेरे को ना इस हिसाब से जाना है तो मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता अवेलेबल है, ऐसा नहीं भाई, आपके पास 2-3 रास्ते, उनके अल्टरनेटिव्स आपको पता होने चाहिए, ताकि आप कॉस्ट के हिसाब से देखें कि मुझे कहां से कम कॉस्ट मिल रहा है और ज्यादा एफिशिएंसी मिल रहा है, तो आप उसे चूज करोगे, ठीक है। बिजनेस पॉलिसी में रिक्वायर द कंसिडरेशन ऑफ अल्टरनेटिव मेथड्स, ठीक है, बिजनेस पॉलिसी में रिक्वायर अल्टरनेटिव मेथड्स एंड प्रोसीजर्स, आपको अल्टरनेटिव मेथड्स एंड पॉसिबल चाहिए, प्रोसीजर्स चाहिए। दिस इज फैसिलिटेटेड बाय कॉस्ट इंफॉर्मेशन, ये कैसे आपको मिलेगा, फैसिलिटेटेड बाय कॉस्ट इंफॉर्मेशन करेक्टली प्रेजेंटेड, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है बिजनेस पॉलिसीज के लिए, आ जाएगी, ठीक है। Whether the manufacturer of a certain product increase the overhead expenditure disproportionately, or whether to treat byproduct even at a loss to make the possible a more important trade in other product, thus it helps the management to take a vessel decision such as the introduction to। अब भैया ये बोल रहे हैं कि अगर आप कहीं पे आप जो प्रोसेस कर रहे हो उसमें अगर आप ज्यादा लॉस कर रहे हो, ठीक है, अगर बाय प्रोडक्ट आ रही है तो उसके बारे में आपको सोचना है। बाय प्रोडक्ट का मतलब सिंपल सा ये होता है, देखो आप जॉइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट में आपको सिंपल वे में समझा देता हूँ, ठीक है, उसका पूरा चैप्टर रहता है कि आपको कैसे ट्रीट करना चाहिए। जॉइंट प्रोडक्ट का मतलब ये है कि आप रॉ मटेरियल डाल रहे हो और आगे से दो आउटपुट निकल रहे हैं, ठीक है, जो आपके मेन प्रोडक्ट है जो आप बेच रहे हो, ठीक है, प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट भी, तो ये आपका हो गया जॉइंट प्रोडक्ट, मतलब जॉइंट में प्रोड्यूस हो रहा है जॉइंट प्रोडक्ट। बट बाय प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि आप प्रोड्यूस नहीं करना चाहते बट वो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, वो आप प्रोड्यूस नहीं करना चाहते बट वो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, रॉ मटेरियल आपने डाला, सामने से आगे से आउटपुट निकल रहा है, प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी, ठीक है, ठीक है, बट जो वेस्ट है उसका उससे आप बना रहे हो भैया प्रोडक्ट सी, तो वो हो गया आपका बाय प्रोडक्ट, ठीक है, वो आपका मेन पर्पस नहीं था बनाने का बट वो बन रहा है, इसे बोलेंगे बाय प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं बेटा बजटिंग के बारे में, बजटिंग के बारे में कि क्या प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट को, ठीक है, अगर गुड अकाउंटिंग सिस्टम है तो क्या बजटिंग के लिए हेल्प कैसे प्रोवाइड करेगा। इट प्रोवाइड्स द यूज ऑफ द बजट एंड परफॉर्मेंस रिपोर्ट एंड अनेबल द मैनेजमेंट टू कंट्रोल द इनएफिशिएंसीज बिफोर दे एंटर इनटू बिजनेस। अब ये क्या बोल रहे हैं भैया, ये भैया एक तो पहले यूज ऑफ द बजट प्रोवाइड करेगा, परफॉर्मेंस रिपोर्ट प्रोवाइड करेगा, मतलब आपने जो बजट बनाया था उस हिसाब से परफॉर्मेंस हुआ कि नहीं हुआ, एंड अनेबल द मैनेजमेंट टू करेक्ट इनएफिशिएंसीज बिफोर दे एंटर इनटू बिजनेस। भैया अगर कोई इनएफिशिएंसी है तो उसको करेक्ट करने के लिए ये क्या करेगा, हेल्प करेगा। इट इज कोऑर्डिनेशन प्लान ऑफ एक्शन ऑफ फॉर एवरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर कंपेयरिंग द एक्चुअल रिजल्ट विद द बजट। भैया हम क्या करेंगे, एक्चुअल को कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग एक्चुअल रिजल्ट विद द बजट, बजट के साथ हम कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कहां पे इनएफिशिएंसी रह रही है, ठीक है। नेक्स्ट वन स्टैंडर्ड्स फॉर मेजरिंग द एफिशिएंसी, आप एफिशिएंसी को मेजर कर सकते हो। इट प्रोवाइड द यूज ऑफ द स्टैंडर्ड टू असिस्ट मैनेजमेंट इन मेकिंग एस्टिमेट एंड प्लान फॉर अ फ्यूचर। देखो भैया ये क्या करता है, हेल्प करता है मैनेजमेंट को टू असिस्ट द मैनेजमेंट इन मेकिंग एस्टिमेट्स एंड प्लान फॉर अ फ्यूचर। भैया फ्यूचर के प्लान बनाने के लिए ये क्या करता है, हेल्पफुल रहता है। भाई लेट हो गया, हो जा भाई, आजा 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 आजा, किधर गया, एक सेकंड रुक जा, ठीक है, सॉरी। तो असिस्ट द मैनेजमेंट इन मेकिंग द एस्टिमेट एंड प्लान फॉर अ फ्यूचर, ठीक है। और क्या प्रोवाइड करता है, एंड प्रोवाइड द बेसिस फॉर द मैनेजमेंट एफिशिएंसी। एक्चुअल्स आर कंपेयर्ड विद द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड, एक्चुअल को हम कंपेयर करेंगे विद द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड मतलब आप पहले से स्टैंडर्ड डिसाइड करते हो कि इतना ही खर्चा होना चाहिए। अब बोल के भैया बजट में भी पहले से डिसाइड करते हैं, स्टैंडर्ड में भी पहले से डिसाइड करते हैं, तो दोनों का डिफरेंस क्या है, तो अपन आगे पढ़ने वाले हैं कि दोनों का डिफरेंस क्या है, ठीक है। दोनों
एस्टिमेट है, बट एक स्टैंडर्ड एक बजट है। दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको डिटेल में आगे समझाने वाला हूँ, वो अपन को समझना ही है। बेस्ट यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, आपको लिमिटेड रिसोर्सेज का बेस्ट यूज कर सकते हो। इन ऑल varied field we are concerned to make the best use of limited resources that are available to us, thus the intention is to obtain maximum output। intention क्या है भैया हमारा, obtain maximum output from a given input। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास रॉ मटेरियल कम है तो आपको ये देखना है कि जितना रॉ मटेरियल डाल रहे हो उसका सबसे बेस्ट आउटपुट निकलना चाहिए, वेस्टेज सबसे कम होना चाहिए, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड द रिलायबल डेटा, कॉस्ट अकाउंटिंग आपको एक रिलायबल डेटा प्रोवाइड कर दिया, प्रोवाइड रिलायबल डेटा ऑफ कॉस्ट विद रिगार्ड टू मटेरियल। कैसा भैया, कॉस्ट विद रिगार्ड टू मटेरियल वेजेस एंड अदर एक्सपेंसेस, वो सारी आपको कॉस्ट प्रोवाइड कर दी है और आपको पता चलता है कि कौन सा आपका लिमिटेड रिसोर्सेज है जिसको आपको बेस्ट यूज करना है। दिस हेल्प द मैनेजमेंट टू गेट द मैक्सिमम आउटपुट एट अ मिनिमम कॉस्ट बाय इंडिकेटिंग वेयर इकोनॉमिक में बी अफेक्टेड, वेस्ट एलिमिनेटेड एंड एफिशिएंसी इंक्रीज। भैया वेस्ट एलिमिनेट को हम क्या वेस्ट को हम क्या करेंगे, वेस्ट को एलिमिनेट करेंगे मतलब कम करेंगे, एंड एफिशिएंसी को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मैनेजमेंट कंट्रोल, ठीक है। It provides the management with the valuable data for planning, budgeting and control of the cost। ये क्या प्रोवाइड करता है भैया, प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड data for planning, budgeting and control of the cost। The organization and management or undertaking must be plan and control in such a way that desired volume of the production is achieved। ये क्या कहना चाहता है भैया, इस तरीके से आपका कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। प्लान एंड कंट्रोल इन सच अ वे दैट डिजायर्ड वॉल्यूम, मतलब आपने जितना डिजायर है, आपकी इच्छा है कि मेरे को इतना प्रोड्यूस करना है, उतना क्या होना चाहिए, प्रोड्यूस होना चाहिए। डिजायर्ड वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन इज अचीव्ड, आपने जितना सोचा आप उसे क्या करो भैया, अचीव भी कर सको, उतना प्रोड्यूस कर सको। नेक्स्ट वन इज अ कॉस्ट ऑडिट। द ऑपरेशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ कॉस्ट ऑडिट इन ऑर्गेनाइजेशन विल असिस्ट इन प्रिवेंशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड। भैया क्या कर सकते हो, हेल्प करता है, असिस्ट इन प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड, मतलब अगर कोई गलतियां हो रही है तो वो आपको पता चल जाएगी। अगर कोई फ्रॉड करना चाहते हैं तो उसको लगेगा कि भैया कॉस्ट ऑडिट होने वाला है, ठीक है। तो कॉस्ट इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी तरीके से मिल रहा है, कॉस्ट अकाउंटिंग आपको कॉस्ट इन्फॉर्मेशन अच्छी तरीके से प्रोवाइड कर रहा है, तो आपके लिए इजी रहेगा कॉस्ट ऑडिट करना। और अगर आप कॉस्ट ऑडिट कर रहे हो तो जो कॉस्ट में गफला कर रहा है उसको पता है कि भैया ये ऑडिट होने वाला है, तो वो फ्रॉड को क्या करेगा, हो सके उतना कम करने का ट्राई करेगा। इट विल हेल्प टू इंप्रूव द कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड्स एंड टेक्निक्स टू फैसिलिटेट प्रॉम्प्ट एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन। ये कैसे हेल्प करता है, हेल्प करता है कैसे, आपको क्या प्रोवाइड करता है, फैसिलिटेट प्रॉम्प्ट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन। प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है, तुरंत, इमीडिएट। ये आपको क्या प्रोवाइड करता है, इमीडिएट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर बात करते हैं बेटा स्पेशल फैक्टर के बारे में। स्पेशल फैक्टर आपने आगे भी ये चीज पढ़ा था। इट इन्फॉर्म द मैनेजमेंट अबाउट द स्पेशल फैक्टर्स, ये आपको स्पेशल फैक्टर के बारे में बताता है। अगर गुड कॉस्ट अकाउंटिंग है, ये अपन क्या पढ़ रहे हैं, ये अपन ये पढ़ रहे हैं बेटा कि गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है तो मैनेजमेंट को क्या क्या चीजें यहां से आपको मिलेगी। तो आप देखोगे ना, तो पहले जो इंपोर्टेंस था, ठीक है, मैनेजमेंट के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग का, वही चीजें आपको यहाँ पे, कि वही चीजें ये क्या करती है, प्रोवाइड करती है। कुछ चीजें आपको नहीं देखने को मिल जाएगी। अब बोल के भैया इसका कोई मतलब एमसीक्यू वाइज बन सकता है कि इसका ये पॉइंट है कि नहीं, बहुत रेयर केस में बन सकता है। हाँ, आपको ये बता सकता है कि भैया प्राइस डिटर्मिनेशन में कैसे हेल्प करेगा, या अगर रॉ मटेरियल आपको, रॉ मटेरियल की एफिशिएंसी को कम कर रहा है तो कौन से स्टेप्स है जिससे रॉ मटेरियल आपके, रॉ मटेरियल का क्या, सॉरी एफिशिएंसी क्या, रॉ मटेरियल का वेस्टेज कम कर सकते हो, वो चीज आपको दिखा सकते हैं। या आपको दे सकते हैं कि लेबर की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, या आप जो बजट बनाते हो उसका मतलब क्या है, या स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए आप किसका यूज करते हो, बजट का या स्टैंडर्ड का, वो सब चीजें आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर आता है बेटा प्राइस डिटर्मिनेशन, सॉरी स्पेशल फैक्टर। इट इन्फॉर्म्स द मैनेजमेंट अबाउट द स्पेशल फैक्टर्स, ये मैनेजमेंट को स्पेशल फैक्टर के बारे में बताता है। सच एज ऑप्टिमम प्रॉफिटेबिलिटी, ऑप्टिमम प्रॉफिटेबिलिटी, सीजनल वेरिएशंस इन द वॉल्यूम, कैसे आपको वॉल्यूम सीजन के हिसाब से कम या बढ़ाना चाहिए, कॉस्ट के बारे में, आइडल टाइम ऑफ द लेबर, आइडल कैपेसिटी ऑफ द मशीन, ये सब चीजें आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। प्राइस डिटर्मिनेशन बेटा, इट हेल्प्स द मैनेजमेंट टू फिक्स द रेम्यूनरेटिव सेलिंग प्राइस ऑफ वेरियस आइटम ऑफ द गुड्स इन डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस। अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में आपको कैसे प्राइस को फिक्स करना है, उसके लिए आपको कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करता है। हेल्प टू फिक्स द रेम्यूनरेटिव सेलिंग प्राइस ऑफ द वेरियस आइटम ऑफ द गुड्स इन डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। तो डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में कैसे कैसे प्राइस आपको सेट करना है, उसके लिए ये आपको हेल्पफुल रहता है, ठीक है। चलिए आ जाइए, फिर अपन बात करते हैं एक्सपेंशन के बारे में। लास्ट वन इज एक्सपेंशन। मैनेजमेंट इज एबल टू, एक्सपेंशन, मैनेजमेंट इज एबल टू फॉर्मुलेट एक्सपेंशन पॉलिसी, इजीली वो एक्सपेंशन पॉलिसी बना सकता है ऑन द बेसिस ऑफ
ऑन द बेसिस ऑफ एलिमिनेट एस्टिमेट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। भैया अगर आपको एस्टिमेट, देखो आप कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे हो तो आपको इजीली क्या कर सकोगे, एस्टिमेट लगा सकोगे कि आपके अलग अलग लेवल पे कितना आपका खर्चा होगा। अभी आप 50,000 बना रहे हो तो 60,000 पे कितना खर्चा हो सकता है, 70 पे कितना खर्चा हो सकता है, ठीक है। उस हिसाब से आप क्या बनाओगे, अपनी एक्सपेंशन पॉलिसी बना सकते हो। तो अगर यहाँ पे बात करें बेटा, जी अगर यहाँ पे बात करें तो हमने बात करी आज कि गुड सिस्टम ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, एक अच्छी कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम मैनेजमेंट को कैसे हेल्पफुल रहती है। सबसे पहला क्लासिफिकेशन एंड सब डिविजन ऑफ द कॉस्ट, क्लासिफिकेशन प्रोवाइड करती है कॉस्ट की। कंट्रोल कैसे करना है वो आपको वेज बताती है कि कहाँ कहाँ पे खर्चा हो रहा है। बिजनेस पॉलिसी बनाने में आपको हेल्पफुल रहती है। उसके बाद अगर बात करें तो बेटा आपको बजटिंग, कैसे बजटिंग बनाने के लिए हेल्पफुल रहती है। जो एक्सपेंशन वाला देखा ना उसी में भी बजटिंग आएगा, ठीक है। तो बजटिंग के लिए हेल्पफुल रहता है। फिर स्टैंडर्ड बनाने के लिए आपको हेल्पफुल रहता है और आप मेजर करते हो एफिशिएंसी कि क्या आपकी एफिशिएंसी कितनी है। बेस्ट यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है। आप लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे बेस्ट यूज करना है, आप बोलोगे भैया ये एफिशिएंसी कैसे मेजर होती है हमें बताइए, तो पहले क्लास में मैंने बता दिया था, ठीक है। तो अब मैं डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि वहां पे मैंने डिटेल में बेटा बताया हुआ है ऑलरेडी। बेस्ट यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज का बेस्ट यूज कैसे कर सकते हो, क्योंकि आपको पता चलेगा कॉस्ट अकाउंटिंग से कि ये अपना, देखो अपने को पहले से पता है ये लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो आप देखोगे कि कहीं उसका वेस्ट तो नहीं हो रहा, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट मैनेजमेंट दी कंट्रोल, उसके बाद हमने देखा कॉस्ट ऑडिट के लिए हेल्पफुल रहता है। स्पेशल फैक्टर्स आपको प्रोवाइड करता है, डिटेल्स इन्फॉर्मेशन प्राइस डिटरमिनेशन के लिए एंड एक्सपांशन के लिए। तो जरूर से आपको इतनी चीजें आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ये था गुड अकाउंटिंग सिस्टम कैसे मैनेजमेंट को सर्व करता है। अब बात करते हैं बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन के बारे में अपन बात करने वाले हैं। आ जाइए बेटा और बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडल कॉस्टिंग सिस्टम। ठीक है, एक कॉस्टिंग सिस्टम एक आइडल है, मतलब एक सुपर्ब सिस्टम है, ठीक है, एक मस्त वाली सिस्टम है। उसे हम कब बोल सकते हैं कि ये ना ये वाली अच्छी है, ये वाली अच्छी है, ऐसा अब हम कब बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली अच्छी कैसे है वो आप देखोगे। देखो अगर आप गर्लफ्रेंड के बारे में बात करो या वाइफ के बारे में बात करो तो भी आप सोच सकते हो कि यार ये वाली अच्छी कैसे है। सबसे पहला शूटेबिलिटी टू द बिजनेस, मतलब वो आपके बिजनेस को शूट करनी चाहिए। भैया अब देखो आपको आपके साथ शूट तो करनी चाहिए ना, तभी आप बोलोगे कि वो अच्छी है, ठीक है। तो पहली बात शूटेबिलिटी, मतलब वो शूट होनी चाहिए आपसे, ठीक है। तो पहली बात वो कि वो कब अच्छी है, जब वो आपसे शूट हो रही है, ठीक है। दूसरा सिंपलिसिटी, मतलब वो ना एकदम से सिंपल होनी चाहिए, ठीक है, सिंपल होनी चाहिए, बट वो फ्लेक्सिबल भी होनी चाहिए। मतलब जब सिंपल रहना है तब सिंपल, जब घूमने जा रहे हैं तब ऐसी, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। उसके बाद मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, ये बस आपको पॉइंट क्या क्या चीजें हो सकता है वो मैं आपको बस ऊपर से बता रहा हूँ, अंदर से अपन पूरा पढ़ने वाले, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि मैंने बता दिया बात खत्म होगी, नहीं। इकोनॉमिकल मतलब ज्यादा खर्चे वाली भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखो मैं आपको वर्ड का मीनिंग समझा रहा हूँ। इकोनॉमिकल का मतलब क्या हो सकता है, खर्चे वाली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब आपकी जो गर्लफ्रेंड है, मतलब वाइफ है, वो खर्चे वाली बहुत नहीं होनी चाहिए, तब मैं मानूंगा ये ना आइडल है, ठीक है। एकदम से आइडल मेरी सिस्टम है, कॉस्ट सिस्टम। कंपेरेबिलिटी, ठीक है, आप क्या कर सको, इजीली कंपेयर कर सको, ऐसी होनी चाहिए। कंपेरेबिलिटी ऑफ प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन एट डिजायर टाइम, आप कैपेबिलिटी ऑफ प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन एट डिजायर टाइम, मतलब आपको जब इन्फॉर्मेशन चाहिए तब वो देनी चाहिए। जब आप उसको कुछ पूछो कि भैया ये क्या हुआ, ठीक है, तो आपको देनी चाहिए इन्फॉर्मेशन। मिनिमम चेंज इन एक्जिस्टिंग सेटअप, मतलब ऐसी नहीं होनी चाहिए कि बोले कि भैया मुझे ना तेरी ये आदत नहीं अच्छी लगती, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, तू चेंज हो जा, चेंज हो जा। भैया हम चेंज नहीं होंगे, हम अपना बिजनेस चेंज करने जाएंगे तो कितना खर्च लगेगा। तो यहाँ पे क्या बोल रही है कि मिनिमम चेंज, अपना एक्जिस्टिंग जो है वही रहेगा, उसमें मिनिमम चेंज होना चाहिए, तो ही हम बोलेंगे कि ये अच्छी कॉस्ट सिस्टम है। यूनिफॉर्मिटी ऑफ द फॉर्म्स, उसके जो फॉर्म होते हैं वो यूनिफॉर्म वे में होने चाहिए, ठीक है। अगर किसी को भी यूज करना है तो वो इजीली यूज कर सकते हैं। मशीन को कैसे यूज करना है या उसके रिगार्डिंग अगर कोई भी डिटेल्स फिल करनी है तो वो यूनिफॉर्म एक जैसे फॉर्म होने चाहिए। मिनिमम क्लरिकल वर्क बहुत कम होना चाहिए, मतलब उसमें डिटेल्स फिल करना वो सब चीजें बहुत कम से कम होनी चाहिए, तब अपन बोलेंगे कि अच्छी सिस्टम है। एफिशिएंट सिस्टम ऑफ मटेरियल कंट्रोल, मटेरियल को इजीली कंट्रोल करे, ऐसी होनी चाहिए। उसके बाद अपन देखते बेटा एडिक्वेट वेज प्रोसीजर को एडिक्वेट आपको दिखा दी कि कैसे कैसे आपको वेजेस देने चाहिए। डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ द एक्सपेंसेस, एक्सपेंस को डिपार्टमेंट वाइज आपको दिखाने चाहिए, इस डिपार्टमेंट का इतना खर्चा, इस डिपार्टमेंट का इतना खर्चा, तो वो कॉस्ट सिस्टम आपके लिए बहुत अच्छी है क्योंकि आपको पता चलेगा कौन से डिपार्टमेंट का खर्चा कहां से ज्यादा है। रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट इन फाइनेंशियल अकाउंट, दोनों को रिकंसाइल करके दिखाना चाहिए कि कौन सा खर्चा फाइनेंशियल में कितना दिखा है, कॉस्ट में कितना दिखा है, वो सब चीजें। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट, इसके साथ साथ जो कॉस्ट अकाउंटेंट है उसकी ड्यूटी भी बतानी चाहिए वो सिस्टम, ठीक है, कि भैया मैं इतना काम कर सकती हूँ बट ये सब ड्यूटी तो भैया कॉस्ट अकाउंटेंट की ही है, ठीक है। तो चलो अभी डिटेल में पढ़ते हैं कि आपकी सिस्टम कब हम बोलेंगे कि ये सिस्टम ना, कॉस्ट सिस्टम ना, आपकी जो कॉस्टिंग की जो सिस्टम है ना एकदम से सुपर्ब है, एकदम से आइडल सिस्टम है, वो कब बोलेंगे। सबसे पहले आ जाइए शूटेबिलिटी तो बिजनेस, मतलब आपका जो बिजनेस है उसको शूट करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको जो कॉस्टिंग चाहिए उससे कोई रिलेटेड ही ना हो भाई, अलग ही तरीके से वो क्या कर रहा है,
वो अलग ही तरीके से अपना कॉस्टिंग निकाल रहा है जो आपके बिजनेस को शूट ही नहीं कर रहा है, तो वो आपके लिए अच्छी नहीं है। तो पहली चीज आपके बिजनेस को शूट करना चाहिए। अंदर बढ़ते क्या लिखा हुआ है, अ कॉस्टिंग सिस्टम मस्ट बी devised according to the nature, condition and requirement and size of the business. सॉरी, ये कैसी होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू नेचर, कंडीशन, रिक्वायरमेंट एंड साइज ऑफ द बिजनेस, उस हिसाब से होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो अगर आपका जो प्रोडक्ट है या चॉकलेट बनाने का है तो उसमें आप ग्राम में मेजर करते हो, बट वो जो है चीज वो सिर्फ केजी में ही रिकॉर्ड करती है चीजों को, तो आप ना कंफ्यूज हो जाओगे यार 0.001 केजी या 0.001 केजी, ये क्या चीज यार, एक तो बवाल चीज है। तो ऐसी नहीं चीज, जो आपकी चीज है भैया वो कैसी होनी चाहिए, आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, आपके नेचर, कंडीशन, रिक्वायरमेंट एंड साइज ऑफ द बिजनेस के हिसाब से होनी चाहिए। दूसरी सिंप्लिसिटी, मतलब इजी टू यूज होनी चाहिए भैया, इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए कि यार किसी को समझ में नहीं आ रहा उसके लिए भी एक्सपर्ट रखना पड़े, नहीं भैया, इजी टू यूज, अपन अपने वर्कर को समझा दे भैया ऐसे करना है वो कर सकते, ऐसी होनी चाहिए। द सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग शुड बी सिंपल and plain, should be simple and plain so that it may be easily understood even by a person, even by a person of average intelligence, मतलब एवरेज इंटेलिजेंस है तो भी वो इजीली समझ में आना चाहिए उसको, ऐसी अपनी सिस्टम होनी चाहिए। फ्लेक्सिबल, मतलब अगर आपको कुछ चेंजेस उसमें करने तो आप इजीली कर सकते हो, ऐसा नहीं कि भैया जैसा सेटअप है वैसा ही रहेगा या जो इन्फॉर्मेशन है वैसे ही रहेगी, हम उसमें कुछ सेटिंग कर सकते हो, कुछ चेंजेस कर सकते हो, ऐसी होनी चाहिए। सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग मस्ट बी फ्लेक्सिबल सो दैट इट मे बी चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग कंडीशन एंड सर्कमस्टेंसेस, मतलब आपके सर्कमस्टेंसेस एंड कंडीशन के हिसाब से उसे आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल वो आउटपुट दे रहा है, ठीक है, वो आउटपुट आपको जो दे रहा है, कॉस्टिंग का आउटपुट दे रहा है, वो आपको डिपार्टमेंट वाइज दे रहा है। अब आपको चाहिए नहीं मेरे को प्रोडक्ट वाइज चाहिए, तो वो देना चाहिए। आपको कोई भी चेंजेस करना है तो वो आप कर सकते हो, आप उसमें रेट का चेंजेस करना है, वो सब चीजें आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो। तो ऐसी इजी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। तीन चीजें देखी, एक तो सूटेबल टू बिजनेस, तीसरा सिंपल इजी टू यूज होना चाहिए, फ्लेक्सिबल मतलब जैसे अपने को कुछ चेंजेस करने, सेटिंग करने तो वो कर सकते होने चाहिए, इकोनॉमिकल मतलब ज्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कॉस्टिंग क्यों लगा रहे हैं, हम क्यों लगा रहे हैं भैया, हम कॉस्टिंग इसलिए लगा रहे थे कि हमें कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन मिले। कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए, क्योंकि हमें कॉस्ट को कंट्रोल करना है। भैया कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए हम इतना भी खर्चा ना कर दें कि कॉस्ट कंट्रोल हो रही है भैया 2 लाख की और हमने खर्चा कर दिया 3 लाख का, तो भैया क्या मतलब है। तो इकोनॉमिकल मतलब ज्यादा खर्चे वाली नहीं होनी चाहिए, तभी तो अच्छी बोलते भैया, ज्यादा खर्चा करवाएगी तो कहां से अच्छी बोलेंगे। अकॉर्डिंग टू द सिस्टम लाइक अदर इकोनॉमिकल गुड्स, इट कॉस्ट मनी जस्ट लाइक इकोनॉमिकल गुड्स इफ द सिस्टम इज टू एक्सपेंसिव। देखो भैया, इफ the system is too expensive the management may be unwilling to pay। भैया मैनेजमेंट को ऐसा लगेगा नहीं भैया नहीं पे करना है, इससे बेटर है 2 लाख का घाटा जाए कोई इश्यू नहीं है, बट ये 5 लाख की मशीन लेके मैं क्या करूं। ठीक है, तो ये नेक्स्ट वन, कंपेरेबिलिटी, मतलब इजीली वो डेटा को कंपेयर करके देना चाहिए आपको। द कॉस्टिंग सिस्टम मस्ट बी सच सो दैट इट मे प्रोवाइड फैक्ट्स एंड फिगर्स नेसेसरी टू मैनेजमेंट फॉर इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस, ठीक है, बाय कंपेयरिंग इट विथ पास्ट फिगर। वो इजीली आपको मैनेजमेंट को ऐसा डेटा देना चाहिए जो आप पास्ट फिगर से क्या कर सको, कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, और फिगर्स ऑफ अदर कंसर्न, मतलब अदर कंपनी के भी फिगर के साथ आप क्या कर सकते हो, उसे कंपेयर कर सकते हो, ऐसी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना चाहिए। नेक्स्ट वन, कैपेबिलिटी ऑफ प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन एट अ डिजायर्ड टाइम, मतलब जब मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए तब वो देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया रिपोर्ट जनरेट करने के लिए 2 दिन लगता है, ऐसा नहीं, मेरे को अभी इन्फॉर्मेशन चाहिए, फटाक से इन्फॉर्मेशन निकलनी चाहिए। ठीक है, सिस्टम मस्ट बी प्रोवाइड एक्यूरेट एंड टाइमली इन्फॉर्मेशन। क्या भैया, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मतलब सही वाली देनी चाहिए, ऐसी एक्यूरेट देनी चाहिए। ठीक है, और क्या दिया, टाइमली देना चाहिए, मतलब टाइमली इंफॉर्मेशन आपको देनी चाहिए। नेक्स्ट वन, मिनिमम चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग सेटअप। अब देखो भैया, वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आपकी जो कॉस्टिंग सिस्टम है वो भैया ऐसा लेते कि हम जब प्रोसेस कर रहे हैं तो आप पहले मटेरियल डालते हो, ठीक है, मटेरियल ए डालते हो, फिर बी डालते हो, फिर सी डालते हो, बट ये जो आपकी कॉस्टिंग सिस्टम है ना वो एकदम से तुच्छ इंसान है। तुच्छ इंसान इसलिए भैया कि वो ना पहले कुछ अलग इन्फॉर्मेशन मांगती है जो आपको बाद में प्रोसेस करना है। ठीक है, जो WIP चल रहा है उसके ऊपर आपको जो प्रोसेस करनी है लेबर वाली, तो लेबर वाली पहले इंफॉर्मेशन डालती है, मांगती है, तो वो पॉसिबल नहीं है। या आपकी एग्जिस्टिंग जो सेटअप है उसको बोलती है भैया ऐसे नहीं, इसको चेंज कर दो, इसको चेंज कर दो, तभी अपन ये सिस्टम को अप्लाई कर पाएंगे। तो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आपके सिस्टम को ही हिला दे। ठीक है, इससे क्या होगा, आपके प्रोडक्शन में काफी इंपैक्ट आएगा। तो मिनिमम चेंजेस इन एग्जिस्टिंग सेटअप वाली होनी चाहिए। एग्जिस्टिंग सेटअप ऑफ द delegation and division of the authority and responsibility must not be distributed with the costing system। ठीक है, वो एग्जिस्टिंग सिस्टम को बहुत चेंज करे, ऐसे नहीं होनी चाहिए। यूनिफॉर्म फॉर्म्स, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, और फॉर्म्स, ठीक है, ऑल फॉर्म एंड प्रोफॉर्मास एक्सेस आर नेसेसरी टू सिस्टम शुड बी यूनिफॉर्म इन साइज, मतलब जो भी आपको फॉर्म्स या प्रोफॉर्मा की जरूरत पड़े वो कैसी होना चाहिए, यूनिफॉर्म इन साइज एंड क्वालिटी ऑफ अ पेपर। ठीक है, वो सही वाली एक जैसी ही होनी चाहिए। ठीक है, हायर एफिशिएंसी कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग द कलर ऑफ द पेपर
फॉर डिस्टिंग्विश डिफरेंट फॉर्म्स, अलग अलग फॉर्म को आप अलग अलग कलर से दिखा सकते हो। प्रिंटेड फॉर्म शुड बी कंटेन इंस्ट्रक्शन एज टू देयर यूज एंड डिस्पोजल, मतलब कैसे उसको यूज करना है, कैसे उसको डिस्पोज करना है, वो भी आपको बताना चाहिए। नेक्स्ट वन, मिनिमम क्लेरिकल वर्क। क्लेरिकल वर्क मतलब जो लिखना विखना होता है वो सबसे कम होना चाहिए। द फाइलिंग ऑफ द फॉर्म्स बाय फोरमैन एंड वर्कर शुड बी इन्वॉल्व लिटिल क्लेरिकल वर्क, ठीक है, वो कम से कम वर्क इसमें होना चाहिए। नेक्स्ट वन, एफिशिएंट सिस्टम ऑफ अ मटेरियल कंट्रोल। द सिस्टम शुड बी एफिशिएंट सिस्टम ऑफ अ स्टोर एंड स्टॉक कंट्रोल, तो स्टॉक को कितने कंट्रोल करना है, कब ऑर्डर करना है, वो सब चीजें भी आपको प्रोवाइड करनी चाहिए। तब आप क्या करोगे, रॉ मटेरियल का इजीली अच्छी तरीके से यूज कर पाओगे। एडिक्वेट वेज प्रोसीजर, देयर शुड बी ए वेल डिफाइंड वेज प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग द टाइम, मतलब वो इजीली कैसे करनी चाहिए भैया, वेज प्रोसीजर अच्छी दिखानी चाहिए, जो टाइम पे होना चाहिए, टाइम स्पेंड बाय वर्कर ऑन डिफरेंट जॉब पे अलग अलग जो काम कर रहे हैं उस हिसाब से वो क्या करनी चाहिए भैया, वेज प्रोसीजर भी अपन उसमें होनी चाहिए। डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ द एक्सपेंस, एक आपको प्लान दिखाए या आपको ऐसी इंफॉर्मेशन दिखाए जो डिपार्टमेंट वाइज आपको देख सको। साउंड प्लान शुड बी device for collection, allocation and appointment and absorption of a overhead in order to ascertain the cost accurately। अगर आपको कॉस्ट सही तरीके से फाइंड आउट करनी है तो आपको भैया कॉस्ट का डेटा जो कलेक्ट करना, अलोकेट करना, अपोर्शन करना एंड अब्जॉर्ब करना बहुत जरूरी है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ द ओवरहेड की बात करें, ठीक है। रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट, दोनों को कंपेयर करना चाहिए। इट पॉसिबल कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंट शुड बी इंटरलॉक्ड इनटू वन इंटीग्रल अकाउंटिंग स्कीम, ठीक है, वो दिखाना चाहिए क्या क्या डिफरेंस है। इफ इट इज नॉट पॉसिबल द सिस्टम शुड be so devised that the two sets of accounts are capable of easily reconciliation, reconciliation easily आपको वो दिखाना चाहिए। नेक्स्ट वन, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अकाउंट, वो इजी जो आपकी कॉस्टिंग सिस्टम है वो ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली दिखाना चाहिए कि ये कॉस्ट अकाउंटेंट की ड्यूटी एंड सिस्टम है, अरे ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अंडर अ गुड सिस्टम ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट शुड बी क्लियरली डिफाइंड, क्लियरली वो आपको डिफाइन करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा, यहाँ पे अपन ने देखा कि कॉस्टिंग सिस्टम अच्छी है, मतलब आइडल सिस्टम है, उसे हम कब बोल सकते हैं, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, बिजनेस को सूटेबल होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल, इजी टू चेंज होनी चाहिए, इकोनॉमिकल, बहुत खर्चे वाली नहीं होनी चाहिए, कंपेयर कर सके डेटा ऐसा देनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद कैपेबिलिटी ऑफ प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन, डिजाइन टाइम जब चाहिए सब इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, मिनिमम चेंज इन एग्जिस्टिंग सेटअप होना चाहिए, यूनिफॉर्म फॉर्म्स होने चाहिए, मिनिमम क्लरिकल वर्क होना चाहिए, एफिशिएंट मटेरियल का कंट्रोल, यूज कैसे करना है, उसका कंट्रोल कैसे करना है वो आपको बतानी चाहिए, एडिक्वेट वेज प्रोसीजर आपको दिखानी चाहिए, डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ द एक्सपेंस देनी चाहिए, रिकंसिलिएशन आप कर सको ऐसा होना चाहिए, एंड ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको दिखानी चाहिए। यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 1 होता है खत्म, ठीक है। हाईलाइट करने के लिए मैं आपको यहाँ से आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप जरूर से मेरे को बता सकते हो। गुड सिस्टम से हम यहाँ पे शुरुआत किए थे, ठीक है, तो यहाँ से मैं आपको हाईलाइट करने के लिए देता हूँ, मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ ताकि आप इसे अच्छी तरीके से हाईलाइट कर सकते हो। अगर आपको ये हाईलाइट वाली नोट चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं सीधा आपको ये नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, आई होप यू रियली एंजॉय। मैं इसको एंड नहीं कर रहा हूँ, मैं फुल स्क्रीन में कर रहा हूँ ताकि आप इसे देख सको, और इसको हाईलाइट करने के बाद ये सेशन एंड हो जाएगा, तो इसे जरूर से अच्छी तरीके से हाईलाइट भी कर लेना। आई होप आपने बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय किया होगा। लाइक डू लाइक दिस सेशन, आई होप यू रियली एंजॉय। थैंक यू सो मच, जय हिंद।